नमस्कार। पूर्व मंत्री और मौजूदा डीडीसी मेंबर रियासी के जगजीवन लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बिजली, पानी और डिलिमिटेशन व अन्य कुछ मुद्दों पर सवालात करेंगे। स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। जगजीवन जी, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप ये कहते थे कि आप जिला हेडक्वार्टर से जीते हैं, तो आप सिर्फ इस सीट के नहीं पूरे जिले के डीडीसी मेंबर हैं या फिर सभी की जो समस्याएं हैं वो आप देखेंगे। पिछले एक हफ्ते में बिजली और पानी को लेकर बेहद समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ा, लेकिन आप कहीं नहीं दिखे, उन समस्याओं को हल करवाते हुए भी नहीं दिखे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये आपका मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं हर दो सूरत में लोगों को दिखता हूँ। जो आदमी मेरे साथ पिछले एक हफ्ते की बात अगर करें तो आप एक हफ्ता तो परेशान रहे लोग, ये तो मानेंगे ना आप हल नहीं करवा, बिजली और पानी का मसला हल नहीं करवा पाए। डीसी साहब से हम मीटिंग कर रहे थे। 4 दिन पहले तो हमारी मीटिंग हुई है डिप्टी कमिश्नर साहब से, चेयरमैन साहब से, डीडीसी काउंसलर सारे थे उसमें। हम सब हुई लेकिन मसला हल नहीं हुआ। नहीं, उसमें ये मुद्दे हमने उठाए कि भाई पानी और बिजली ख़ास तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी की इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गई है। तो आदमी और चीज़ बर्दाश्त करता है, पर बिजली अगर 10 मिनट नहीं आए तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अब सवाल ये कि अब सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? आप डीडीसी मेंबर हैं रियासी के। अगार बलिया में, ग्राम मोड़ में, जो आसपास के रियासी सिटी के आसपास के इलाके हैं, तमाम पंचायतों में पानी और बिजली की समस्या चल रही है। 7 घंटे का कट चल रहा है और इसके साथ ही पानी की जो आपूर्ति है वो सही से नहीं। आखिर ये समस्या आई क्यों? अगर आई तो जल्दी से हल क्यों नहीं आपके द्वारा करवाई गई? नहीं, ये हल तो सरकार हर वक्त कोशिश करती है कि कोई अपने खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा ना हो, लेकिन चूंकि बिजली का एक ऐसा निज़ाम है जो हमें 7 घंटे का शेड्यूल कट मिल रहा है और सब लोग उसको बर्दाश्त करते हैं। ख़ास तौर पर सुबह 5 या 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। और मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। जिनके घरों में इन्वर्टर नहीं है, एसी नहीं है, उनके लिए बेहद मुश्किल है। आप समझ सकते हैं। मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि मुश्किल है, ये शेड्यूल कट है और लोग ये सरकार ने हमारे ऊपर थोपा है। मैं सरकार की कड़ी आलोचना करता हूँ कि इतने बड़े दावे करने वाली सरकार, जिनके पास एक नेशनल ग्रिड है और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उनको बाफर मकदार में ये पावर देनी चाहिए और इस पावर से लोगों को राहत मिलती है। पावर से ही पानी जुड़ा हुआ है। जब पावर नहीं आती है तो बिजली पानी भी नहीं आता है और मोटर्स के ऊपर पानी अपलिफ्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मैंने एक्सचेंज साहब से, एससी साहब से, एससी शेड्यूल कट करवाते हैं, और चीफ इंजीनियर साहब से, कंसल साहब से, अगर मेरे पास पड़ी हुई है रिपोर्ट, मैंने कंसल साहब से बात की। उन्होंने कहा कि ये हमारा शेड्यूल कट है, ये हर कीमत पर सरकार ने करना ही करना। लेकिन जो पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी को कोट करूंगा, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ साल पहले कहा था कि रियासी जिले में 24 घंटे बिजली होगी, लेकिन अब 7 घंटे कट भाजपा सरकार में मिल रहे हैं। क्या कहेंगे अपोजिशन का नेता होने के नाते आप क्या कहेंगे? मेरे एक छोटे भाई हैं और ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात उनको नहीं करनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या एनसी की हो, यो कट होते हैं, वो कट आते हैं। इतनी बाफर मकदार में हमारे पास अभी बिजली नहीं है पूरे देश के अंदर। नेशनल ग्रिड से हमें बिजली मिलती है, तो वो जितनी बिजली मिलती है उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। 24 घंटे आज तक का हम कोई भी सरकार नहीं दे सकी, जब से ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 47 पिछले साल मिली थी कोविड के दौरान। कोविड के दौरान लेकिन वो जान जोखिम पर रख करके मिली थी, यानी पूरा पैसा खर्च करके सरकार का पूरा पैसा उसी पे ज़ाया हो गया था, लेकिन तब भी नहीं पूरी मिल पाई थी, तब भी बीच में कट लगते थे। तो लिहाजा ये मैं खुद हैरान हूँ कि सरकार इस वक्त पैसे के लिहाज से खुद कफैल है। कोई पैसे की कमी नहीं है सरकार, लेकिन जनरेटर से दें। रियासी शहर को, ख़ास तौर पर रियासी शहर की मैं बात करता हूँ, रियासी शहर के लोगों को तो कम से कम दें। वो गाँव को छोड़ करके रियासी शहर के अंदर भी आज बिजली नहीं है, लोग हाहाकार कर रहे हैं। मजबूरी है उनकी कि वो सरकार के अंदर हैं, इसलिए वो धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। और मैं एक ज़िम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं भी नहीं कर सकता हूँ। कल लोग कहेंगे यार ये खुद सरकार में था, इनके ज़माने में भी ऐसे कट लगते थे, आज ये क्यों बाहर आकर के इस किस्म की भुगतान तराशी करते हैं। लिहाजा लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ये पानी और बिजली बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल कमोडिटीज़ में शामिल है। ये 7 दशक बाद भी बिजली और पानी पर ही बहस हो रही है। शर्म आनी चाहिए, सियासतदान जो हैं उन्हें कम से कम शर्म आनी चाहिए, और सरकारें आपकी रही हैं। आप ये भी कहा जाता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं बना पाए जो बनाना चाहिए था। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैं बताऊं अंचल जी, आज जब से मैं डीडीसी मेंबर बना हूँ तब से मैंने कोई कम से कम 30 के करीब इस वक्त तक मैंने वो भेज दिए हैं।
अपने 250 का, 150 का, 100 का, 63 का बेबहा ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे रोज़ चल रहे हैं, ये उद्घाटन हो रहे हैं। बिजली मैंने ग्रेड स्टेशन सीला के अंदर वो स्टार्ट किया, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कंसल साहब से मिलकर मैंने कहा पैसा दीजिए ताकि इसमें रिसीविंग स्टेशन डड़ोआ के अंदर, पनासा के अंदर और गुलाबगढ़ के अंदर 3-4 रिसीविंग स्टेशन भी आ रहे हैं। लेकिन रातों रात नहीं होगा, ये थोड़ा वक्त तो लगेगा किसी भी सिस्टम को सही करने में। ये सिस्टम की खराबी कहाँ हुई है, ये इसकी जानने की मैंने बहुत कोशिश की है और उसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है। मैं सरकार की कड़ी आलोचना करता हूँ कि वो एक बाइज़िया एक वाइट पेपर छाया करें जिसमें वो बताएं लोगों को कि साहब किस वजह से बिजली का ये कट हो रहा है। कट नहीं होना चाहिए। आपने एक बात बहुत बढ़िया कही, पिछले साल 24 घंटे बिजली चलती थी, आज क्या बात है वो क्यों नहीं चल रही? और अगर वो मेरी वजह से हो रहा है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा कि लोगों को बिजली नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो लड़ रहा हूँ लोगों के लिए, मैं तो नए ट्रांसफार्मर ला रहा हूँ, नए स्टेशन बनवा रहा हूँ। और पानी के लिए जिसने मेरे से पानी मांगा, अगर मैं नलका नहीं दे सका, मैंने टैंकर भेज दिए उसके लिए। मैंने 24 घंटे लोगों को पानी दिया। कोई किसी आदमी से एक आदमी खड़ा करो जो मुझे कहे कि उसने मुझे कहा और मैंने उसका काम। कमेंट में लोग जरूर बताएं कि जहां पानी नहीं पहुंच रहा है, इन्होंने दावा किया है कि हर जगह इन्होंने टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया, हालांकि गलियों में नहीं पहुंच सकता। आपकी मैंने कहीं जहाँ तक टैंकर पहुँच सकते थे वहाँ तक लोगों को पानी पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन यानी एक किसी चीज़ की एक हद होती है। हद बिजली के साथ, बिजली की सप्लाई के साथ ही ख़त्म होगा पानी का भी। और थोड़ा सा पानी का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। थोड़ी सब्र करने की ज़रूरत है। जल जीवन के तहत योजना के तहत बहुत बड़ा हम एक मिशन उसको लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले चंद सालों में ये मसला भी नहीं रहेगा, पानी का मसला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन बिजली फिर भी बड़ी ज़रूरी है। कितने सालों में? मुझे लगता है 1 साल तो लगेगा मिनिमम। 1 साल के बाद इंटरव्यू के दौरान हम ये पूछेंगे आपसे कि 1 साल पहले जिस तरह से अजय नंदा जी के बारे में हम 24 घंटे वाला सवाल सबसे मैं कहता हूँ कि जब मेरे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त पानी के चल रहे हैं, जब मुकम्मल हो जाएंगे 24 घंटे लोगों को पानी तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा पानी? लेकिन टेंडर हो रहे हैं, टेंडर के बगैर एक नाल भी नहीं मिल सकती है किसी को। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि ये हमें लोगों को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे तो पानी लोगों तक पहुँचेगा। लेकिन तब भी ये बिजली का मसला तब भी है, बिजली के बगैर तब भी नहीं चलेगा। ग्रिड का क्या स्टेटस है? जो ये सीला में ग्रिड काफ़ी सालों से जो जिसका काम पेंडिंग है, कई दशकों से। पोजीशन ये है कि उसके लिए फंड्स आ गए हैं और रिपेयर्स उसकी चल रही है। अब ऑगमेंटेशन जिसे कहते हैं वो भी हो रही है उसमें, और इम्प्रूवमेंट हो रही है, अपग्रेडेशन उसकी हो रही है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही वो वजूद में आ जाएगा। आपको याद दिलाऊं, भाजपा सरकार में जब उप मुख्यमंत्री थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया था। उसके काम का पहले काम रुका हुआ था कई सालों से, मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन हुआ था, लेकिन फिर काम बंद हो गया। तो याद दिलाएंगे भाजपा सरकार को कि आपकी सरकार में जो उद्घाटन हुए तो उसका काम अभी भी पेंडिंग। ये मंत्रों से तो काम शुरू करते हैं, भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन भगवान पर इन पर खुश नहीं है, क्योंकि ये मुकर जाते हैं, अपने वायदे जरूर करते हैं, फिर काम पूरा नहीं करते हैं। मैं याद दिलाता हूँ, मैं जितेंद्र सिंह जी को कहूँगा कि अगर आपने, ऑनरेबल जितेंद्र सिंह साहब, अगर आपने मंत्रों से और जाप के साथ ये काम शुरू किया था, उसको पाए तकमील तक ले जाना चाहिए। और आज लोग जो सफ़र कर रहे हैं, निर्मल सिंह जी, वो निर्मल सिंह साहब तो अब कहीं नज़र नहीं आते हैं। वो बहुत देर से कहीं मुझे नज़र नहीं आए कभी भी। मैं लापता तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नज़र नहीं आए मुझे कहीं भी, उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन ये जितेंद्र सिंह चूँकि जहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये अक्सर व बेशतर आते हैं, लोग इनके सामने बड़े जाते हैं, ये इनके डेपुटेशंस वगैरह जाते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ अंशा जी, मुझे लगता है कि अंदर से भाजपा वाले भी अंदर से वो टूट के चुके हैं, क्योंकि उनकी भी बात कहीं नहीं मानता है। ये एक एरोगेंट बिहेवियर वाली सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। कहीं किसी की नहीं चलती है, यहाँ चलती है तो कुछ चंद लोगों की चलती है, ना जाने वो कौन से लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़े। इसलिए मैं डायरेक्ट एलजी साहब से बात करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से बात करता हूँ, रोहित कंसल साहब को मिलकर के मैंने इसके लिए कहा कि ये मेरा ग्रिड स्टेशन पूरा करो, ताकि लोगों को बिजली की बहुत समस्या आ रही है। इसके लिए मैंने कहा, रिसीविंग स्टेशन की बात उनसे मैंने की है, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि अब हम इस पर लगे हुए हैं, हमें मौका दीजिए, हम इसको पूरे करें। चलिए, डिलिमिटेशन पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग जो प्रतिनिधि मंडल विभिन्न पार्टियों के जो मिलने भी गए थे, कमीशन थे, उन्होंने किसी ने 4 हिस्सों में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र रियासी में बनाने की मांग की है, किसी ने रियासी के साथ ही रहने की मांग की है। आपका क्लियर कट स्टैंड क्या है, आपकी पार्टी का और आपका? देखिए, मैं अभी कोई अपनी इस बारे में राय जनी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सुलझा हुआ इंसान हूँ, और मुझे
वोटर चाहे वो राइट का हो, लेफ़्ट का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, मेरे इस ज़िले के अंदर रियासी ज़िले के जितने भी लोग हैं मुझे बहुत प्यारे हैं और वोटर आखिर वोटरान हैं। उन्होंने मुझे कभी एमएलए भी बनाया, उनकी वजह से मैं मिनिस्टर भी बना और डीडीसी मेंबर भी बना। ये सबसे ज़्यादा एक जो रिपोर्ट होगी सैटेलाइट के ज़रिए उन्होंने तस्वीरें चित्र लिए हुए हैं। इसके अलावा टोपोग्राफिकल जियोग्राफिकल कंडीशंस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, डिप्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसके थ्रू ये जो नया कमीशन जो आया है हमारा रंजन देसाई साहिबा के थ्रू, मुझे लगता है कि वो वेल इन्फॉर्म्ड है, उनके पास हर किस्म की है। उनको ये भी पता है कि कौन सा इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा हुआ है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ किसके साथ है, उधमपुर के साथ कितना हिस्सा है और रामबन के साथ कौन सा हिस्सा लगता है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, वो कहते हैं कि जी हमें ज़िले के बाहर नहीं जाना है, तो फिर ज़िले अलग अलग होंगे तो हमारा वोटर बहुत कम हो जाएगा। तो 80,000 के लगभग एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, तो फिर कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं बनेगी, अनाज कम हो जाएगी। हो सकता है फिर पौनी वालों को भी वहाँ, उनकी भी बेचारों को जो कि जाना नहीं चाहते हैं वहाँ, उनकी भी फंस सकते हैं वहाँ ठाकरा कोट के साथ। इसी तरह ये अपना ये पैंथल का पिछला एरिया जो मोंगरी पुराना मोंगरी है, वो जिसे कहते हैं, वो भी उधर जा सकता है उधमपुर के साथ। तो ये अजीबोगरीब एक जिग-जैग जैसी सिचुएशन है। लेकिन जो पैरामीटर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। अब बमाग वालों की निचले और ऊपरे दोनों को मिला, वो कहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग करो। ये डिपेंड करता है कि विद बट जुडिशियस व्यू, यानी ये जो कमीशन जो आया है ये कैसे वो फैसला लेता है, हम उन पर रखते हैं। मेरा काम तब शुरू होगा जब वो रिटर्न ड्राफ्ट यानी कमेटी की वो रिपोर्ट आ जाती है, रिटर्न ड्राफ्ट आ जाता है उनका। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि कौन सा पंचायत कहाँ जा रही है, कौन सा ज़िला किसके साथ जा रहा है, कौन सा यानी एरिया किसके साथ जा रहा है, कौन सा ब्लॉक कहाँ जा रहा है। तो तब मैं अपना प्रतिक्रिया जो है वो मैं अपनी जाहिर करूंगा कि साहब ये मेरे साथ बेइंसाफ़ी हो रही। फिलहाल तो 2011 के सेंसस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए या फिर 21 के सेंसस को आधार बनाना चाहिए? हमारी पार्टी ने तो कहा भाई 2011 के ऊपर बना दो आप, लेकिन मुझे लगता है कि आज 2021 में 10 साल के बाद सेंसस होते हैं, तो 21 के ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए थी? और फिर 26 के अंदर फिर दोबारा आप करना जा रहे हो, क्योंकि 26 के पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आपकी ये होगी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की होनी है। तो पार्लियामेंट की सीट भी हमारी एक बढ़नी चाहिए, बल्कि 2 बढ़े हमारी। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त है, 8 या 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो शेड्यूल कास्ट की बनेगी और 11 के करीब शेड्यूल ट्राइब की बनेगी। वो हर कीमत पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग बन गई है सरकार के इसके लिए, डिलिमिटेशन कमीशन के लिए, कि वो डिलिमिट करके हमें दे देंगे 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज ये रिजर्व हैं, 8 ये रिजर्व हैं। रियासी भी रिजर्व हो सकती है, रियासी अलग चौथा कॉन्स्टिट्यूंसी भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी कमीशन। मैं उस पर अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सारा डाटा जो है वो उनके साथ, वो बेहतर समझते हैं कि क्या करना है। चलिए, आज क्या बैठक थी, कौन लोग? अक्टूबर में जब ये नई रिपोर्ट आई उसके बाद हमारा काम शुरू होगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन मांगी जाएंगी या फिर वो फाइनल? ना, बिल्कुल उसके लिए दिस इज ए सेट रूल। जिस तरह आज पैरामीटर्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं, उसके बाद ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द रूल कि हमें ऑब्जेक्शन हमारे पूछे जाएंगे, कौन सी रिजर्व होनी चाहिए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बढ़नी चाहिए, कौन सा ब्लॉक कहाँ जाना चाहिए, उस वक्त हमारी राय जानी जाएगी। इस वक्त कुछ लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में, कोई कहता उधर नहीं हम जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैंने वो शोर शराबा कोई नहीं किया, एक सुलझे हुए इंसान का काम किया। मैंने वेट किया है कि लेट दी रिपोर्ट शुड कम। मिलने कमीशन से मुलाकात करने कौन कौन गया था? वो हमारे देवेंद्र राणा साहब और उनके साथ 4 आदमी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स और गए थे। रियासी की भी कोई बात हुई थी? रियासी के बिल्कुल, हमने वो यानी एक दिन पहले हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उस वर्किंग कमेटी में हमने उठाया सारा मुद्दा। देखिए, सारे सुलझे हुए लोग बैठे थे, सबको मालूम है कि जब तक ड्राफ्ट कमेटी यानी वो ड्राफ्ट नहीं आ जाता है उसका डिलिमिटेशन का, तो रिटर्न ड्राफ्ट नहीं आता, तब तक हम क्या कहें। अब तो हमने अपनी क्या सराइयाँ हैं, हमारी र्यूमर्स हैं कि ये इधर चला जाएगा, मैं कहूँगा इसको इधर डाल दो, मैं कहूँगा नहीं जी मुझे ये शूट करता है, ये कर दो। कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। अंडर पैरामीटर्स जिसके ऊपर डिलिमिटेशन काम कर रहा है, उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी वो सबको मानना पड़ेगी। चलिए, आज क्या बैठक हुई है? आज कौन लोग आपसे मिलने आए थे? आज मेरे पास चेयरमैन थे, पंच सरपंच हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब हैं, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है यूथ, ये हमारे सरपंच हैं, अंदर चेयरमैन बैठी हुई है। तो ये सारे बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हम आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। सबसे बड़ी इस वक्त चिंता जो सबके लिए लगी है
कि क्या वजह है कि ये सरकार पानी और बिजली के मसले को हल क्यों नहीं कर रही है। मैं खुद चिंता व्यक्त करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ कि ऐसी सरकार करने की सरकार जो मरकज़ के अंदर जिसकी प्राइम मिनिस्टर हो जिसका, और नीचे उसका वो एक प्यादा जो रियासी शहर में बैठा है और जिसने सारी ज़िंदगी उस पार्टी के लिए दी है, तो आज वो बिजली और पानी के बगैर तरस रहा है बेचारा, और उसकी कोई सुनता भी नहीं है। कोई नहीं इनकी सुनता है बेचारों में। ये इधर घर के अंदर बाहर फिरते हैं क्योंकि उनको पता है कि पार्टी डिसिप्लिन है, हम बोल नहीं सकते हैं। नहीं तो ये उनको मैं दावत देता हूँ, मैंने कहा था कि ये सारी पार्टी मिलकर हम मुद्दे हल करते हैं। कोई नहीं आया मेरे पास। अगर इनमें दाम आ जाइए, हम इकट्ठे मिलके कल प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। देखो फिर क्या हालत होती है। अगर मेरी दावत है, मोदबाना गुजारिश है सब लोगों से, आइए हम सब मिलकर रियासी और रियासी के गिरदुनवा के लोगों का काम करें। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी चाहत है। अच्छे दिन की बात हुई थी, अच्छे दिन कुछ आए? अच्छे दिन कहाँ आएंगे, ये तो बुरे दिन हो गए। कहाँ हमने सोचा था अच्छे दिन थे। उस वक्त ये कहते थे 55 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज 110 रुपये लीटर तेल है। ये अच्छे दिन की बात है। 70 से भी ज़्यादा था, 55 70, आज 110 है। अच्छा 87 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। आप अभी का ज़्यादा बता रहे हैं, पहले का कम बता रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर 70 भी था तो आज 110 है ना। ज़्यादा भी था तो मैं समझता हूँ 75 था, लेकिन आज 110 है कि नहीं, मानते हैं? 100 रख लीजिए। तो क्या अच्छे दिन आने के लिए 100 की तरफ जाना चाहिए था या 40-50 की तरफ बढ़ना चाहिए था? और मुझे आज भी याद है, यानी अगर सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है तो अपोजिशन भी अपनी भूमिका नहीं निभाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अपोजिशन ये मुद्दे उठाएगा नहीं, सरकार पर दबाव भी नहीं बनेगा। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ कि अपोजिशन वाले हमेशा रहे हैं पावर में। ये जो अपोजिशन वाले हैं ना, सारे पावर में रहे हैं, तो डरने में तकलीफ होती है। नहीं, जगजीवन लाल सारे नहीं है कि मैं मैदान में जाकर के सड़कों में बैठ करके नारे लगा सकता हूँ। सारे लोग नहीं जाते हैं उसमें, कहीं कहीं आकर के एक खाना पूरी करते हैं। मैं एक वो इंसान हूँ जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मैं किसी की भी नहीं, मैं कांग्रेस तो हमारे साथ चलते हैं, जो हमारे साथ पार्टनर रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, कोई भी जो है, लेकिन अपनी भी बात कर रहे हैं और कांग्रेस की आप अपने बारे में भी कह रहे हैं, और दूसरी पार्टियों के भी जो सत्ता में रही हैं कि वो अब भूमिका नहीं निभा सकती, उन्हें पता ही नहीं है कैसे भूमिका निभानी है, कैसे इनको पता नहीं है गवर्नमेंट कैसे चलानी है। दोनों अनाड़ी है, दोनों अनाड़ी है, बेड़ा गर्क लोगों का हो रहा नीचे। आप मानते हैं आप अनाड़ी हैं, अपोजिशन का रोल अदा करते हैं? मैं खिलाड़ी हूँ, मैं अनाड़ियों का खिलाड़ी हूँ। लेकिन बिजली और पानी नहीं मिला। मेरे पास पूरे 11 की टीम नहीं है। अगर मेरे पास 11 की टीम होती तो सिलसिला कुछ और होता। तो मैं चेयरमैन होते फिर कर पाते, आप अभी कुछ नहीं। में अगर चेयरमैन होता मैं ये सूरत हाल नहीं पैदा होने देता। मैंने इसीलिए इलेक्शन लड़ी थी कि पावर्स नहीं है हमारे पास। सारे लोगों ने मेरे साथ बेइंसाफी की, सारे वो जिता दिए बीजेपी वाले, और मैं एक जीता हूँ एनसी का, तो सबका दबाव एक बंदे पर है। और भी जीते हैं एनसी के 3 जीते। वो ऊपर के जीते हैं, वो ऊपर की बात करते हैं। वो नीचे कब आया आपने देखे कभी हमारे साथ बैठे हुए? कभी कल हमने धरना करना है तो मैंने अकेले करना है, कहीं जाना है तो मैंने अकेले जाना है। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि हमें सबको, मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आपने कहा था शुरू में, मुझे उनको भी बात मैंने ही सोचनी है इधर से बैठ करके, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा सब मिलजुल करके हमें इस वक्त सबसे बड़ी जो समस्या है पानी और बिजली की, उससे जो जूझ रहे हैं लोग, उनको बाहर निकालना है। और उसके लिए मैं पता लगाऊंगा कि ये कौन सी खता है, कहाँ कोई गलती हो रही है जिससे ये लोग भुगत रहे हैं। चलिए सर, उम्मीद ये करते हैं कि आप जल्दी पता लगाएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता क्या लगाना है इसमें कि पता लग गई है कि मरकज़ में सरकार है इनकी, बीजेपी वालों की, तो यही नहीं कुछ करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अकेले ही चले थे 92 मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं तो कारवां बनाने चला हूँ, कारवां बनता रहेगा। लेकिन ये बीजेपी वाले जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लोग इनको अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अपोजिशन का काम भी नहीं, आप अपोजिशन का भी काम नहीं करेंगे? बिल्कुल हम कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं, और डट कर रहे हैं, और कानूनी दाव पेच के साथ लड़ रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, हम हर जगह हम जा रहे हैं। लेकिन ये है कि लोग इनको सब सिखा देंगे। मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये मत बहमो गुमान में रहें कि हमारे एक मोदी बेचारा अकेला कहाँ जाएगा, उसको कहाँ ले जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का क्या कसूर है बेचारे का? अगर रियासी में कोई धरना प्रदर्शन नहीं करता है तो प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ रोका इनको? अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए कहाँ रोका है? लड़ेंगे अपने लिए, हम भी इनके साथ हैं, फिर लड़ें, इकट्ठे लड़ते हैं। लेकिन कोई निकलता ही नहीं है बाहर, और परेशान है लोग, बच्चे छोटे छोटे पढ़ने वाले, पढ़ाई लोगों की बर्बाद होगी, बच्चों की, स्टूडेंट्स की। ऑनलाइन जो चैप्टर्स होते हैं कहाँ, वो है ही नहीं। और आप कहते हो कि ये मिल गया आपको 4G, कहाँ मिला है? वो ही चलता रहता है, वो पूरा फिरता रहता है एक ही जगह, कोई है नहीं कोई भी सिलसिला। ये वक्त टपाई कर रहे हैं। ये वक्त टपाई नहीं होता, हमारे ज़माने में होता था कि वक्त निकालो, अपना वक्त निकालो, दूसरा देखेगा क्या होगा उसका, टाइम पास। आज ही मैं गया था वहाँ बब्बर में, उसका पुल का काम मैंने देखा। आपने मुझे उस दिन बहुत ताकत बख्शी आपने,
वो पुल का काम आज बढ़ गया है, उसका जल्दी उसके ऊपर लेंटर पड़ने वाला है और वो बनेगा जब तो आपको वहाँ ले चलेंगे। इसी के साथ में एक सवाल और है, अरनास में हमने देखा कि जो सरपंचिस हैं, प्रतिनिधि हैं जनता के, और भी कुछ लोग, विभिन्न पार्टियों के लोग इकट्ठा होकर वहाँ पे माइनिंग के रेट कम करने को लेकर धरना दे रहे हैं। उस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या आप उनके पक्ष में? सही कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं भी उनके साथ हूँ। अगर मुझे टाइम मिलता वहाँ जाने का और तारक भट्ट को मैं कहूँगा कि हम भी वहाँ पहुँचेंगे उनके साथ, क्योंकि लोगों के लिए हमने लड़ना है, लोगों के रेट सही कराने हैं हमें। लोगों के जो 4 रुपये पूरे उधमपुर के अंदर है, जम्मू के अंदर 4 रुपये, तो हमें 11 और 10 रुपये क्यों है? ये साथ ही पंचायतों को फायदा देने की, और कुछ लोगों को फ्री में, बीपीएल लोगों को, वो भी वहाँ पे उनका कहना है कि नहीं हो पा रहा है। हाल ही में जो डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई है, ही इज़ द अथॉरिटी जिसने रेट्स रिव्यू करने हैं। मुझे यकीन दिलाया उन्होंने कि मैं इसको रिव्यू कर लूँगा। जल्दी होंगे? जल्दी उन्होंने कहा जल्दी कर लूँगा। तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ डीसी साहब को कि जल्दी रिव्यू करें और लोगों को राहत पहुँचाएं। शुक्रिया, थैंक यू सो नाइस। तो डीसी साहब से ये अपील करता हूँ कि जल्दी ही रिव्यू किया जाए जो रेट्स हैं माइनिंग के, और उन्हें कम किया जाए। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें सत्ता कैसे चलानी है ये नहीं पता, और इसके साथ भी ये भी मानना कि जो अपोजिशन में लोग हैं उन्हें अपोजिशन का रोल कैसे अदा करना है वो भी कम जानते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।